बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का 2025 फर्स्ट एनुअल पेपर के शार्ट को क्वेश्चंस, ठीक है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड टोटल 18 के क्वेश्चन सोल्व करके मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और मुझे उम्मीद है कि वो आपने देख ली होगी। आज उसके लॉन्ग सवालात यानी सेक्शन सी उसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड यानी जो और के सामने वाली साइड है वो सोल्व करते हैं। तो सेक्शन सी बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ हमने मालूम करना है और एचसीएफ मालूम करना है। तो चलें मालूम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ना हमारे पास सवाल है कि x6 - 1 और x4 + x² + 1 ये दो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास x6 - 1 है। तो अब ये x6 है, मैं अगर इसको इस तरीके से अगर लिखूं कि x² और उसकी पावर 3 तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 3 दा 6 वापस ये x की पावर 6 हो जाएगा और 1 की पावर आप 3 ले सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों a³ - b³ का, जो कि इक्वल होता है a - b, a² + b² + ab। ठीक है, अभी मेरे पास ये a है, ये b है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर यानी अब ये देखिए ना, ब्रैकेट में x² है। ठीक है, ये परेशान नहीं होना कि यहाँ पर तो सिंपल a है और यहाँ पर स्क्वायर आ गया। तो अब ये x² ये सारा मेरे पास a है। ठीक है, तो x माइनस यानी a - b, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 1। फिर है जी आगे x का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये जो है a का स्क्वायर है ना, तो मेरे पास जो a है वो x² है, तो x² का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ab, तो a है मेरे पास x² और b है 1। तो यहाँ पर ये x² - 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये 2 2 x4 हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर x² - 1 ऐसे ही आ जाएगा और इसको मैं जो सीक्वेंस है, तरतीब है, उसके साथ लिखता हूँ x4 + x² + 1 मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर बच्चों ये देखिए x² - 1 है, तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है a² - b², जो इक्वल होता है a + b a - b के। तो यहाँ पर ये a² - b² है, यानी 1 का भी अगर आप स्क्वायर ले लें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस में x + 1, एक दफ़ा x - 1, और ये जो है x4 + x² + 1 ऐसे ही आ जाएगा। और ये दूसरी वैल्यू बच्चों x4 + x² + 1। तो अब यहाँ पर ये देखिए, इस वैल्यू में मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, तो अब इसको मज़ीद फर्दर आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास ये आ गया है। तो अब बच्चों जो होता है हमारे पास HCF, ये होता है कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होता है। अभी देखिए कि इन दोनों में जो कॉमन है वो है जी x4 + x² + 1। तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये मेरे पास आ जाएगा HCF। और जो होता है LCM, ये होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, यानी LCM में जो कॉमन है वो भी आते हैं और जो अनकॉमन होते हैं यानी कॉमन नहीं होते वो भी आते हैं। तो अब कॉमन ये मेरे पास है जी x4 + x² + 1, और जो अनकॉमन है वो ये है x + 1 x - 1, वो भी साथ आ जाएंगे। यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल ओके है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसका फार्मूला क्लोज करते हैं, ठीक है ना, ये एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में, ये देखिए एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो तो फार्मूला बंद होता है a² - b²। तो यहाँ पर ये x² - 1। तो आप अगर ये वाला जो है स्टेप अगर करना चाहते हैं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक भी आपका आंसर ओके है, आपको ये स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मूव करते हैं इसकी राइट साइड की तरफ, यानी जो दूसरी साइड है और के दूसरी तरफ वाली। तो और के दूसरी तरफ वाली साइड है बच्चों, जिसमें हमने स्लोप ऑफ साइड्स ऑफ आ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं AB BC और AC, और इन साइड का स्लोप मालूम करना है।
और फिर इंटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी मालूम करना है। हमारे पास पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल बनाई, इसको नाम दे दिया ए का, और इसको नाम दे दिया बी का, उसको नाम दे दिया सी का। अब ए के जो एंगल होता है ये होता है अल्फ़ा, बी का एंगल होता है बीटा, और जो सी है इसका एंगल हो गया गैमा। ए और बी के दरमियान मैंने, यानी ए और बी जो साइड है इसके स्लोप को नाम दे दिया मैंने m1, बी और सी की जो साइड ऐसे नाम दे दिया m2 का, और ए और सी की जो साइड ऐसे नाम दे दिया मैंने m3 का। अब मैंने स्लोप मालूम करना है और मेरे पास पॉइंट गिवन है। जब पॉइंट्स हों तो स्लोप मालूम करने का बच्चों फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब m1 देखिए ए और बी के दरमियान है, तो मैंने ए के पॉइंट और बी के पॉइंट लिख लिए। ए के पॉइंट है 0 0, ये मैंने यहाँ पर लिख लिए। बी के पॉइंट है 2 0, मैंने यहाँ पर लिख लिए। इसे कह दिया मैंने x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, क्योंकि पहला पॉइंट हमेशा x होता है, दूसरा हमेशा y होता है, ठीक है। अब ये x1, y1, x2, y2 आ गया है, तो अब मैंने वैल्यूज़ को लिखना है। y2 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू भी है 0, तो यहाँ ऊपर आ गया 0 माइनस 0। नीचे है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, नीचे आ गया 2, 0/2, ये आ गया आपके पास 0। इस साइड का स्लोप आ गया है, ठीक है। और अब जो है दूसरी साइड जो है m2, उसको मालूम करते हैं। तो बच्चों मेरे पास जो है m2, ठीक है ना। अब m2 अगर आप देखें तो यहाँ पे जो m2 है वो b और c के दरमियान है, ठीक है। तो मैंने ये b के पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिए 2 0, और साथ c है उसके पॉइंट 1/√3, ये c के पॉइंट आपके सामने है, ठीक है। और इसे कह दिया मैंने x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 कह दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है कि आपने सिंपल यहाँ पर ये जो है इसके अंदर y2 की वैल्यू है √3 और y1 की वैल्यू है 0, तो √3 माइनस 0 डिवाइडेड x2 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है 2, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2। √3 माइनस 0 ये आ गया √3, नीचे 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1, बड़ी वैल्यू है 2, तो इसका साइन भी साथ आ जाएगा -1, माइनस शिफ्ट होगा ऊपर, तो ये आ जाएगा -√3, ये इस साइड का स्लोप आ गया है। अब हमने मालूम करना है बच्चों m3, तो m3 मालूम करते हैं। तो m3 है जी बच्चों मेरे पास ए और सी के दरमियान है, तो ये ए के पॉइंट आ गए, ये सी के पॉइंट आ गए। x1 y1, x2 y2 मैंने नाम इनको दे दिया है। y2 की वैल्यू है √3 और y1 की वैल्यू है 0, तो ये मैंने लिख दिया √3 और 0। और x2 की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 1 और x1 की वैल्यू है 0, 1 माइनस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 माइनस 0, 1 आ गया, तो यहाँ पर ये साइड का स्लोप आ गया √3। अब मालूम करते हैं इनके इंटीरियर एंगल्स को। अब बच्चों इंटीरियर एंगल मालूम करने हैं, तो इंटीरियर एंगल जो है बच्चों वो मालूम होते हैं tan A से, ठीक है ना, यानी tan अल्फ़ा। अब उसने बोला था एंगल A, तो मैंने इसलिए यहाँ पर A लिखा है, वैसे ये अल्फ़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने ये एंगल ये जो मैंने पुट किया है m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m3, ये तो हो गया मेरे पास फार्मूला, ठीक है। अब ये m3 और m1 क्यों मैंने लिखा है, इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है। देखिए एंगल अल्फ़ा m1 और m3 के दरमियान बन रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने m3 और m1 का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो है tan अल्फ़ा ये आ जाएगा m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m3। अब ये m3 की वैल्यू भी बच्चों मेरे पास मौजूद है, ये हमने यहाँ पर ये लास्ट पे मालूम की है, ठीक है ना। ये m3 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी √3, और जो है m1 की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 0, तो वो दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर इंटर कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर m3 की वैल्यू √3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू 0 और m3 की वैल्यू √3। अब यहाँ पर ये √3 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया सारा 0, 0 प्लस 1 आ जाएगा 1 ही, तो √3 ओवर 1 ये आ गया √3, तो आपके पास आ गया tan, यानी tan अल्फ़ा आ गया आपके पास √3। अब आपने मालूम करना है अल्फ़ा, तो tan इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स √3, ठीक है। tan इनवर्स √3, तो आपने प्रेस करना है शिफ्ट,
फिर tan, फिर √3, तो आपके पास एंगल जो अल्फ़ा है वो आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने मालूम करना है tan यानी बीटा। तो अब जो b है ये m1 और m3 के दरमियान बन रहा है। ठीक है, ये देखिए m1, ये जो बीटा है m1 और m2 के दरमियान बन रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने m1 और m2 का इस्तेमाल किया है। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब m1 की वैल्यू 0 और m2 की वैल्यू जो है ना बच्चों, ये मेरे पास है -√3। ठीक है, m2 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास -√3, इसीलिए ये माइनस और वो माइनस मिलकर यहाँ पर हो गए प्लस। ठीक है, प्लस √3 डिवाइडेड 1 प्लस 0, और यहाँ पर आ गया ये √3। ठीक है, यहाँ पर अगर आप माइनस भी साथ लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी ये आपके पास आ गया √3 और 1, तो यहाँ पर ये भी आपके पास आ गया √3। tan बीटा मालूम करना है तो tan इस साइड पर आएगा, तो tan का इन्वर्स, tan इन्वर्स √3, तो ये आ गया 60 डिग्री। और जो है बच्चों tan गैमा, जो tan गैमा है ये मेरे पास बनता है m2 और m3 के दरमियान, तो m2 माइनस m3 डिवाइडेड 1 प्लस m2 m3, और m2 की वैल्यू है मेरे पास -√3 और m3 की वैल्यू है मेरे पास √3, और ये माइनस फार्मूले वाला, नीचे 1 प्लस m3 की वैल्यू आ गई -√3 और m3 की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब ये आपस में प्लस माइनस होंगे, तो अब इनको प्लस माइनस करते हैं बच्चों। तो अब ये प्लस माइनस जब होंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस √3 और √3 ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे -2 √3। ठीक हो गया, नीचे अब ये देखिए 1 ऐसे ही आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, आपने कैलकुलेटर में इसको लिख के देख लेना है, क्योंकि देखिए √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये अब ये एक ही अंडर रूट में अगर आप इनको लिखते हैं तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो अब 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो आपके पास सिर्फ 3 रह जाएगा। ठीक, तो 3 माइनस 1, तो ये आ गया -2, ये माइनस साइन से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया √3। ठीक है ना। अच्छा, ये जो तीसरा एंगल होता है ना, इसको मालूम करने के 2 मेथड होते हैं। तो पहला मेथड तो यही है कि आपने फार्मूले से इसको मालूम किया है। अब ये भी आ गया √3, तो tan का इन्वर्स जब √3 आप लेंगे तो ये आपके पास से जाएगा जी 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब एक और मेथड भी होता है बच्चों, अब 2 एंगल आपके पास आ गए हैं, अल्फ़ा और बीटा, और हमें मालूम है कि इंटीग्रल एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने मालूम करना है गैमा, तो ये अल्फ़ा और बीटा इस साइड पर आकर हो जाएंगे माइनस, तो 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी 60, बीटा की वैल्यू भी 60, दोनों ऐड हुए तो ये आ गया 120 डिग्री। अब 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये गैमा यहाँ से भी आपके पास 60 डिग्री आ गया है। तो तीसरा, जब 2 एंगल मालूम हो तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए आप ये वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमारे पास ये वेन डायग्राम है, और इस वेन डायग्राम के मुताबिक हमने ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, फिर बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, फिर ए यूनियन बी, और फिर ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, फिर बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी का होल कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो देखने में थोड़ा सा मुश्किल है मगर है बहुत आसान। तो सबसे पहले जो आसान चीज़ें हैं उनके मुताबिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मालूम करते हैं ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, इकट्ठा लिखना, सबको एक साथ मिला के लिखना। ए और बी के सेट को एक साथ आपने मिलाकर लिख लेना है। तो ये सेट ए है, तो ये डायग्राम के हवाले से मैं थोड़ा सा वीक हूँ, तो ये आपने सही करके सर्कल बनाने हैं। तो खैर, जो ए यूनियन बी है, अब ए सेट बच्चों ये सारा ए सेट है। ठीक है, ये सारा ए सेट है, और ये जो सारा है ये बी सेट है। तो अब आप अगर सी को छोड़ दें, ठीक है, ये जो सी वाला सेट है आप इसको अगर छोड़ देते हैं, तो अब ये देखिए, ये जो है ये अब बी वाले सेट को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके पास जो सेट ए है वो बनता है जी 1 5 6 3 9। ठीक है ना, क्योंकि ये जो 6 और ये
3 है ये बी के साथ भी कॉमन है, ठीक है। ये जो 6 है ये सी में भी है और बी में भी है और ए में भी है, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है ये वाला हमारे पास। तो अब जो सेट ए है 1 5 6 3 9, तो इसको आप सीक्वेंस अगर लिख लें 1 3 5 6 9, तो ये आपके पास ए यूनियन बी के आपने एलिमेंट्स मालूम कर लिए हैं। यानी उसने ये कहा है ना कि आपने इन सेट की जो एंट्रीज हैं उनको मालूम करना है, तो ये हमने मालूम कर ली है। अब जो होता है एक कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट भी बच्चों बहुत आसान होता है, ठीक है। आपको अच्छा उससे पहले ये देख लें बी इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो बी और सी में क्या चीज़ कॉमन है, तो ये सेट बी आ रहा है और ये सेट सी है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये बी और सी में ये 6 और 3 ये कॉमन है, तो आपने ये ए बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लिया 6 और 3 सिंपल से, ठीक है ना। ये मेथड होता है, थोड़ा सा आपने ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। जो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो आपने लिखने हैं, और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन है वो आपने लिखना है। तो दोनों में कॉमन 6 और 3 है वो हमने लिख लिया है। और ए कम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने सेट ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने ए के एलिमेंट छोड़ने हैं, बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं। अब ए के एलिमेंट देखिए 1 5 6, इन 3 को आपने छोड़ देना है। फिर आपके पास ये भी बचेगा जी, ये 3 ये जो है, ठीक है, ये 3, उसके बाद ये 4, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 9, ठीक है। आपने सीक्वेंस लिख लिया 3 4 7 8 9 10। ये देखिए 1 5 6 इसमें मौजूद नहीं है क्योंकि 1 5 6 सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ए कम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि आपने ए के सारे एलिमेंट छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। तो बी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि आपने बी के एलिमेंट छोड़ देने हैं, बाकी सारे एलिमेंट आपने लिखने हैं। बी के एलिमेंट देखिए 9 5 6 3, ये आपने छोड़ के बाकी ये 1 7 8 4 10 ये आपने लिख लेने हैं, ठीक है। सीक्वेंस 1 4 7 8 10 ये आपने लिख लिया है, ठीक है। ये बी के एलिमेंट्स हैं ये 5 9 6 3, इनको नहीं लिखना। तो सी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि आपने सी के एलिमेंट छोड़ देने हैं। तो सी के एलिमेंट्स हैं बच्चों आपके पास 6 3 4 10, 6 3 4 10 को छोड़ के आपने अब जो बाकी एलिमेंट्स हैं 1 5 9 7 8 1, ठीक है, ठीक है। और ये जो है सी के एलिमेंट आपने छोड़ दिए, तो यहाँ पर आ गया जी 1 7 8 9, 1 7 8 9। तो आपने सी के एलिमेंट छोड़ने हैं तो ये 5 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास ये 5 भी मौजूद है क्योंकि 5 जो है ये सी में नहीं है। ओके हो गया, तो ये आपने सी कम्प्लीमेंट मालूम कर लिया है। अब जो है मेरे पास ये जो बाकी, अब ये ना ये सिंपल से थे, आसान थे। अब ये बाकी भी आसान है, ठीक है ना। अच्छा ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये देखिए सी के कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि आपने सी के एलिमेंट को छोड़ना है, ठीक है। ये 6 3 4 9 को छोड़ के बाकी ये 1 5 9 7 8, 1 5 9 जो और 7 और 8 ये सारे एलिमेंट आपने लिख लेने हैं। अब जो है नेक्स्ट बच्चों उसको देखते हैं, ए यूनियन बी के होल कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। ए यूनियन बी के होल कम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने ए और बी दोनों के एलिमेंट छोड़ देने हैं। ए यूनियन बी के होल कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपने ए और बी दोनों के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपने लिख लेने हैं, ठीक है। तो अब ये ए के जो एलिमेंट्स हैं आप इसको ज़रा देखिए, ये डायग्राम में आपको दिखा दूँ। अब आपने मालूम करना है ना कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, तो इसके लिए आपने ए और बी के सारे एलिमेंट छोड़ देने हैं। तो ए के एलिमेंट है 1 5 6 और बी के एलिमेंट हैं जी 9 5 6 3, इनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं आपके पास 7 8 4 और 10, ठीक है। 7 8 4 10 ये आपने लिख लिए, ठीक है, 7 8 4 10। तो ये आपके पास ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट आ गया है। अब बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। अच्छा अब यहाँ पर ना ये देखिए ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, ए और बी के एलिमेंट छोड़ दिए। अब इन दोनों का सेपरेट कम्प्लीमेंट है, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है अब बी और सी के एलिमेंट छोड़ के बाकी जो कुछ है वो आपने लिखना है,
ठीक है। बी और सी के एलिमेंट आपने छोड़ के लिखना है, ठीक है ना। ये जो ए बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब है बी और सी के एलिमेंट आप छोड़ दीजिए। तो अब बी और सी के एलिमेंट, तो ये बी के एलिमेंट हो गए और ये सारे सी के एलिमेंट हो गए, तो हमें छोड़ दिए, तो हमारे पास बचा 178, ठीक है। 178, तो ये मेरे पास का इसके एलिमेंट आ गए, 178 मेरे पास एलिमेंट आ गए। अब जो लास्ट है बच्चों वो है जी बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, अभी देखिए इनका होल का कम्प्लीमेंट है ना, तो अब इंटरसेक्शन में इनमें जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी आपने सारा लिख लेना है बी और सी में जो कॉमन है। अब बी और सी को देखिए, बी और सी में जो कॉमन है वो है जी, बी और सी में ये 6 और 3 ये कॉमन है, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे 6 और 3 को छोड़ के, ठीक है। 1 5 9 7 8 4 10, ठीक है। 1 5 7 8 9 10 4, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो सिंपल सा मेथड है, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज करता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, यहीं से मैं आपको समझाता हूँ। एक कम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए के एलिमेंट आपने छोड़ के बाकी सारे लिखने हैं, ठीक है। अब ए के एलिमेंट छोड़ने का मतलब ये है कि जो इंटरसेक्शन में है वो भी आपने छोड़ने हैं। बी कम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट आपने छोड़ देने हैं। सी कम्प्लीमेंट का मतलब है कि सी के सारे एलिमेंट आपने छोड़ देने हैं, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, अब दोनों के ऊपर कम्प्लीमेंट है, ये याद रखना। तो इसका मतलब है कि आपने बी और सी के एलिमेंट आपने छोड़ देने हैं, ठीक है। और ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी के दो के सारे एलिमेंट आपने लिखने हैं। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब भी है कि आपने ए और बी के एलिमेंट छोड़ देने हैं, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि बी और सी में जो कॉमन है वो आपने लिखना है। बी इंटरसेक्शन सी का होल कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि बी और सी में के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो छोड़ के बाकी सारे आपने लिखने हैं। ये सवाल काफ़ी अहम है। तो अब मूव करते हैं इसका जो इसकी जो राइट हैंड साइड है, यानी और के साथ वाली साइड, उसकी तरफ एक हेक्सागोनल शेप है। तो शेप पे पेपर में गिवन है और स्क्रीन पर भी आपके सामने है सवाल। तो अब हमने एंगल मालूम करना है ए जी एच और एंगल ए जी बी और ए जी एच, ये दो एंगल मालूम करने हैं। तो ये शेप हमें सारी उसने दी है और सारी साइडें जो हैं ये 6 हैं, ठीक है। और ये मेरे पास वो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ये जी, और ये सेंटर में यहाँ पर एच है। ओके हो गया। और लेंथ मालूम करनी है ए एच और जी एच की, ए एच और जी और एच की लेंथ मालूम करनी है। फिर एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है ए जी और बी, इसका जो एरिया है इस ट्राइंगल का वो मालूम करना है। फिर एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूफ, तो फिर ये जो हेक्सागोनल का रूफ है इसका एरिया मालूम करना है। तो सिंपल ही बात है। अब बच्चों देखिए हमने मालूम करना है एंगल ए जी और बी। अब आप देखिए ये हेक्सागोनल है, सारी साइड सेम है। तो जब सारी साइड सेम है तो ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो बच्चों होता है हमारे पास 60 डिग्री, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमने इसको मालूम कर लिया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल आ गया 60 डिग्री। अब दूसरा जो एंगल मालूम करना है वो है जी ए जी और एच। अब ये हाफ हो गई है, ये ट्राइंगल हाफ हो गई है। जब हाफ हो गई है तो मतलब ये जो एंगल है 60 डिग्री इसका हाफ हो जाएगा। तो 60 डिवाइडेड 2, तो ये आ गया 30 डिग्री। तो आपने ए जी एच भी मालूम कर लिया है। अब दूसरा है लेंथ आपने मालूम करनी है ए एच और जी एच की। अब ए एच, अब देखिए ये साइड भी 6 है तो ये साइड भी 6 है, ये सेंटर में है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो ए एच तो यहाँ से आसानी से मालूम हो गया कि ए एच हमारे पास 3 है। अब हमने मालूम करना है जी ये जी और एच की कितनी लेंथ है, ये आपने मालूम करनी है। तो अब ये कैसे मालूम होगी, तो वो देखिएगा। अब बच्चों ये देखिए एंगल मेरे पास है 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये 30 डिग्री मैं आपको दिखाता हूँ आगे, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखिए ज़रा जी, ये है। अच्छा, तो लेंथ ऑफ जेट मालूम करनी है तो 10 होता है हमारे पास इक्वल परपेंडिकुलर आवर बेस।
अब जो परपेंडिकुलर है वो है ए एच, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है ए एच। अब आप सोच होंगे कि परपेंडिकुलर तो ये है, तो आप ना बच्चों इस शेप को ज़रा यहाँ से देखिए, ठीक है। अब ए एच ये है, ए एच ये है, तो अब ये आपने सोच रहे होंगे कि ये परपेंडिकुलर है, नहीं। हमारे पास जो एंगल है बच्चों, हमने जो मालूम किया है ए जी और एच, तो ये एंगल मेरे पास आया है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब ना यहाँ से आपने अब इस शेप को सामने से नहीं देखना, अब आपको ने शेप को इस हिसाब से देखना है, ठीक है ना। कि अब आपकी शेप ये है, ये यहाँ से ये और ये। अब इस अंदाज से अगर आप शेप को देखते हैं तो ये सामने वाला ये जो है ये परपेंडिकुलर बनता है, ये बेस बनती है और ये हाइपोटेन्यूज बनता है, ठीक है। ये इस हिसाब से आप अगर इसको देखते हैं तो अब ये परपेंडिकुलर ए एच आ गया और ये जो बेस है वो आ गई जी एच, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। और पी जो है वो आ गया ए एच और जो बेस है वो आ गई जी एच। टेन 30 डिग्री है तो हमने मालूम करना है जी एच, तो हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जी एच टेन 30 की जगह आ गया और टेन 30 जी एच की जगह आ गया। अब ए एच की वैल्यू है 3 और टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। अब ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड 1/√3। अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज किया जाए तो ये वैल्यू उल्ट हो जाती है, ठीक है। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये वैल्यू उल्ट हो गई, नीचे वाली ऊपर, तो ये √3 ऊपर आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई √3 तो ये आ गया 3/√3। आपके पास इसका जो है जी एच उसकी लेंथ आ गई है। अब बच्चों हमने मालूम करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी, ए जी बी। तो अब ट्राइंगल का जो एरिया मालूम करने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस है ए बी और जो हाइट है वो है जी एच। बेस आ गई आपके पास 6 और जो है हाइट वो आ गई 3/√3। तो अब यहाँ पर ये जो है ना ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 3/√3, 3 × 9/√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसने 6 मीटर लेंथ जो है क्वेश्चन में वो गिवन है, तो यहाँ पर ये मेरे पास का आंसर आ गया है। अब हमने मालूम करना है एरिया ऑफ हेक्सागोनल, तो इसका फॉर्मूला होता है 3/√3/2 एल का स्क्वायर। अब ये 3/√3/2 और जो एल है बच्चों आपके पास वो है आपके पास कितना है 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ के एल का स्क्वायर तो मतलब 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आपके पास आ गया 36। ये 2 36 के साथ जब कैंसिल हुआ तो ये आ गया 18, 18 3 दा 54, तो 54/√3 मीटर स्क्वायर ये आपके पास एरिया ऑफ हेक्सागोनल आ गया है। ये आपने आसानी से इसको मालूम कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। इन सवालों की प्रैक्टिस बच्चों एक दफ़ा आपने लाजमी तौर पर करनी है। और फिर है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो अब ना क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों उसकी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड जो है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का सामान मेरे पास नहीं था तो वो मैंने नहीं बनाया। उसकी जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, उसको मैंने सॉल्व किया है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो इसमें हमने मालूम करना है मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला पहले देखिए बच्चों, वो होता है L+H/F n/2 - c। जो L होता है, ठीक है ना, ये जो L होता है, अब जो L से मुराद होता है लोअर क्लास बाउंड्री, H से मुराद होता है हाइट, F से मुराद होता है फ्रीक्वेंसी, n/2 होता है ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास, ओ उसको 2 से डिवाइड करते हैं। C होता है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो मीडियन क्लास है उससे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है वो सी होता है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ सवाल में। अब यहाँ देखिए बच्चों, क्लासेज हैं 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 40 से 1 से 50। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 5, 10, 15, 12 और 8। सबसे पहले आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आती है, फिर नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें पिछली ये वाली जो है ये ऐड हो जाती है। अब 10 + 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसमें ऐड होता है, ठीक है, ये दोनों आपस में ऐड होके यहाँ पर आता है 10 + 5 15। अब ये 15 ये जो है ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये दोनों आपस में ऐड होती हैं, 15 + 15 30। अब 30 में ये ऐड होगा तो ये आ जाएगा 42, 42 में 8 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। अब ना इसके लिए अब ये जो होता है हमारे पास से मीडियन
ठीक है। और मोड, मीडियन और मोड अगर ग्रुप डेटा में आ जाए तो उसके लिए के ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और फिर ये जो नेक्स्ट क्लास होती है इसकी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर बराबर नहीं है तो हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनती है इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इन दोनों में फ़र्क देखा जाता है कि कितना है। इन दोनों में एक का फ़र्क है तो एक को 2 से डिवाइड किया जाता है तो ये आ गया 0.5। अब ये 0.5 जो आंसर आ गया है, अब अगर यहाँ पर अगर 2 का फ़र्क होता, ठीक है, यहाँ पर होता 12, तो 2 का फ़र्क है तो 2/2 इक्वल टू 1 हो जाता। अब ये जो आंसर आता है ये लोअर क्लास बाउंड्री में पहली वाली में माइनस किया जाता है, दूसरी में प्लस किया जाता है। 1 से 0.5 माइनस हुआ तो ये आ गया 0.5, 10 में ऐड हुआ तो ये हो गया 10.5, 11 से माइनस हुआ तो ये आ गया 10.5, इसमें 20 में ऐड हुआ 20.5, फिर 21 में से माइनस होगा तो ये 20.5, 30 में ऐड होगा तो ये 30.5, ठीक है, यानी 0.5 ऐड हो रहा है। फिर ये जो है 31 से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 30.5, 40 में ऐड होगा तो ये आ जाएगा 40.5, फिर 41 में से माइनस हुआ तो ये आ गया 40.5, 50 में से माइनस हुआ तो ये आ गया 50.5, ठीक है। अब ये जो है, अब यहाँ पर ये देखिए इनकी लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर माइनस ये आपस में बराबर हो गई है, ठीक है। अब जो है, अब ये एल एच एफ n/2 ये सी, अब ये कैसे मालूम करना है। तो ना इसके लिए बच्चों सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो आपने करना होता है जी n/2 मालूम करना होता है। n से मुराद क्या है, यहाँ पर सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, वो हमारे पास कितना है, वो या तो आप इस फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लें या ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है ये और उसका सम दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये 50 आ गया, 50/2 ये आ गया 25, ठीक है, ये कितना आ गया 25। अब आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है जी 25 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 25 कहाँ पर आ रहा है। तो अब 25 जी देखिए ये 15 है, तो 15 से और ये 30 है, तो इसका मतलब 15 से आगे कम्युलेटिव और 25 है और इस 30 के में है, ठीक है ना, 15 में तो नहीं है, ये 30 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वाली जो है ये आपके पास मीडियन क्लास बन गई है, ठीक है। ये जो मीडियन क्लास जब बन जाए तो मीडियन क्लास को आपने इस तरीके से सेपरेट करके अपने पास लिख लेना है, ठीक है। तो अब जो होता है इस मीडियन क्लास को आपने सेपरेट करके यहाँ पर लिख लिया। एल से मुराद लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री कितनी है 20.5, ये आपने लिख ली 20.5। एच से मुराद होते हैं हाइट, तो हाइट कितनी है, इन दोनों में फ़र्क कितना है, ये फ़र्क है जी 10 का, तो आपने लिख लिया 10। फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो 15 आ गया। फिर n/2 ये आपने मालूम कर लिया, यहाँ पर ये है 25। अब सी होता है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास है बच्चों मेरे पास ये सारी मेरे पास मीडियन क्लास है, तो इससे जो पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी है वो सी है, तो पिछली है 15, तो ये आप 15 जो है ये आपके पास सी आ गया है, ठीक है, 15 आपके पास क्या आ गया, सी आ गया है। अब एक फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो एल की वैल्यू 20.5 और h/2 ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, तो सिंपल अब मैंने इनको फार्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। फार्मूले के अंदर ये एल आ गया 20.5, ये जो है एच ये आ गया 10, नीचे एफ जो है ये आ गया 15, फिर n/2 की वैल्यू 25 माइनस सी है तो सी की वैल्यू 15, ठीक है ना। ये फार्मूले में मैंने सारी वैल्यूज़ को लिख दिया है। अब मैंने ये ऐसे ही आ गया, ये 10/15 ये आ गया 0.67, 25 माइनस 10 और 15 ये आ गया 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 6.7, 6.7 को 20.5 में जब मैंने ऐड किया, ठीक है, यहाँ पर जब मैंने इसको इन को ऐड किया तो मेरे पास ये आ गया 27.2 और यही इसका आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।